नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक काल के अंतर्गत हम लगातार द्विवेदी युग पर चर्चा कर रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि समालोचना क्या है, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना क्या है, मनोवैज्ञानिक आलोचना क्या है, या फिर तुलनात्मक आलोचना क्या है। इन सभी से कई बार परीक्षाओं में सवाल आते रहे हैं, तो हम उन तथ्यों को भी देखेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इतिहास सीरीज पर चर्चा करते हुए टॉपिक नंबर 72 तक पहुंच चुके हैं। तो चलते हैं, हम विस्तार से देखते हैं कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का कितना विकास हुआ था और कौन-कौन से महत्वपूर्ण आलोचक हैं और आलोचनात्मक किताबें हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल समालोचना नाम से यहाँ पर शीर्षक देते हुए लिखते हैं कि समालोचना का उद्देश्य हमारे यहाँ गुण दोष विवेचन ही समझा जाता रहा है। संस्कृत साहित्य में समालोचना का पुराना ढंग यह है कि जब कोई आचार्य या साहित्य मीमांसक कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था, तब जिन काव्य रचनाओं को वह उत्कृष्ट समझता था, उन्हें रस, अलंकार आदि के उदाहरणों के रूप में उद्धृत करता था और जिन्हें पुष्ट समझता था, उन्हें दोषों के उदाहरणों में देता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समालोचना, आमतौर पर हम आलोचना शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल अंतर है उपसर्ग का। ठीक है? तो द्विवेदी युग में आलोचना को ही समालोचना शब्द दिया गया और रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि समालोचना का उद्देश्य, आप देखेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, भारतीय काव्य शास्त्र में, हिंदी आलोचना में थोड़ा बहुत अंतर के साथ रहा है। जहाँ हिंदी आलोचना में समालोचना का उद्देश्य था कि किसी भी रचना या रचनाकार के गुण दोष का विवेचन करना, और संस्कृत साहित्य में अगर आप काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें जब कोई आचार्य, कवि या साहित्य मीमांसक जो कोई नया लक्षण ग्रंथ लिखता था और काव्य रचनाओं को उत्कृष्ट समझता था, तो उसका मूल्यांकन वो रस के आधार पर, अलंकार के आधार पर करता था और उसके गुण और दोषों को उदाहरण के सहित प्रस्तुत भी करता था। इसीलिए कई बार हम सभी के सामने एक प्रश्न उठता है कि जो समकालीन कविताएं लिखी जा रही हैं या फिर नई कविता का दौर था, उसमें पुराने प्रतिमान कितने सक्षम रहे हैं उनका मूल्यांकन करने में। इसीलिए 2 किताबें आपने देखा होगा, कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान। तो क्या वर्तमान समय में जो कविताएँ लिखी जा रही हैं, वो भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? क्या उन कविताओं में रस, अलंकार के मापदंड पर ही उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? या फिर जिन समस्याओं को लेकर वो लिखी गई हैं, उनके आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है? तो आप देखेंगे कि समालोचना यानी कि आलोचना का रूप भी, मानदंड भी बीच-बीच में बदलता रहा है। आलोचक अपने हिसाब से कई बार आलोचना में विचारधारा का भी प्रवेश आप देखते हैं कि कोई आलोचक किसी विचारधारा से प्रभावित है, तो उस हिसाब से रचनाकार या रचनाओं का मूल्यांकन करता है। लेकिन जब द्विवेदी युग में आलोचना लिखी जा रही थी, समालोचना लिखी जा रही थी, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि गुण दोष विवेचन मुख्य तौर पर समझा जाता था। आगे उदाहरण हम और देख लेते हैं। लिखते हैं कि फिर जिसे उसकी राय नापसंद होती थी, वह उन्हीं उदाहरणों में से अच्छे ठहराए हुए पद्यों में दोष दिखाता था और बुरे ठहराए हुए पद्यों के दोष का परिहार करता था। इसके अतिरिक्त जो दूसरा उद्देश्य समालोचना का होता है, अर्थात कवियों की अलग-अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन, उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में, तो एक श्लोकबद्ध उक्तियां कहकर ही लोग संतोष मान लिया करते थे। जैसे निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिः मधुर सांद्रसु मंजिरी विश्व जायते। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवं नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणः। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संस्कृत के
कवि हैं, महाकवि हैं, उनका मूल्यांकन उसी पुराने पैटर्न के आधार पर हुआ है। आप अगर यूपी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत संस्कृत का पोर्शन भी आता है, साहित्य और व्याकरण दोनों के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि उपमा के लिए कौन जाना जाता है? तो कालिदास, ठीक है। अर्थ गौरव के लिए कौन जाना जाता है? भारवी। पद लालित्य के लिए कौन जाना जाता है? तो नैषध। और इन तीनों गुणों का, उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य के लिए जाने जाते थे माघ। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने जरूर देखा होगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले के कवियों को हम रस और अलंकार के दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन करते थे और उसी तरीके से उपाधि भी देते थे। आज आप कवियों को विचारधारा से जोड़ते हुए देखते हैं कि ये अम्बेडकरवादी हैं, ये मार्क्सवादी हैं, ये राष्ट्रवादी हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मूल्यांकन करते हैं। लेकिन पहले जो आलोचना का उद्देश्य होता था कि कवियों की अलग-अलग विशेषताओं का दिग्दर्शन करना और उसकी पूर्ति किसी कवि की स्तुति में 1-2 श्लोक या सूक्ति कहकर उसका मूल्यांकन कर देना। तो यहाँ पर आपने देखा कि उदाहरण के तौर पर कालिदास, भारवी और माघ इत्यादि कवियों का दिया गया है। आगे हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, किसी कवि या पुस्तक के गुण दोष या सूक्ष्म विशेषताएं दिखाने के लिए एक दूसरी पुस्तक तैयार करने की चाल हमारे यहाँ न थी। यूरोप में इसकी चाल खूब चली। वहां समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण से स्वतंत्र एक विषय ही हो गया था। केवल गुण दोष दिखाने वाले लेखों या पुस्तकों की धूम तो थोड़े ही दिनों रहती थी, पर किसी कवि की विशेषताओं का दिग्दर्शन कराने वाली, उसकी विचारधारा में डूबकर उसकी अंतर्वृत्तियों की छानबीन करने वाली पुस्तक, जिसमें गुण दोष का कथन भी आ जाता था, स्थायी साहित्य में स्थान पाती थी। समालोचना के दो प्रधान मार्ग होते हैं, निर्णयात्मक यानी जुडिशियल मेथड्स और व्याख्यात्मक यानी कि इंडक्टिव क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समालोचना के दो प्रधान मार्ग यानी रास्ता बतलाए गए हैं, भेद किए गए हैं, निर्णयात्मक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना। अब ये दोनों आलोचनाएं क्या हैं, उनको भी हम देखते हैं। निर्णयात्मक आलोचना किसी रचना के गुण दोष निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित करती है। उसमें लेखक या कवि कहीं कहीं प्रशंसा होती है, कहीं निंदा। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों की एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। यह मूल्य निर्धारित करने नहीं जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निर्णयात्मक शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और व्याख्यात्मक केवल उसकी व्याख्या करना, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। तो समालोचना के मुख्य रूप से दो मार्ग द्विवेदी युग में बतलाए गए, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक। निर्णयात्मक में आप समझिए कि किसी रचना के गुण दोष को निरूपित करके उसका मूल्य निर्धारित किया जाता था, एक प्रतिमान निर्मित किया जाता था। उसमें लेखक या कवि कहीं कहीं उनकी प्रशंसा होती थी, कहीं कहीं नहीं भी होती थी, निंदा भी होती थी। लेकिन केंद्र में क्या रहती थी? रचना। उसके आधार पर एक प्रतिमान तैयार किया जाता था। लेकिन व्याख्यात्मक आलोचना में आप देखेंगे किसी ग्रंथ में आई हुई बातों की एक व्यवस्थित रूप में उसको सामने रखकर अनेक प्रकार से उसको स्पष्ट करने की कोशिश की जाती थी और उसकी व्याख्या की जाती थी। उसका कोई मूल्य निर्धारित करने का प्रयास नहीं किया जाता था। ऐसी आलोचना अपने शुद्ध रूप में काव्य वस्तु ही तक परिमित होती है, अर्थात उसी के अंग प्रत्यंग की विशेषताओं को ढूंढ निकालने और भावों की व्यवच्छेदात्मक व्याख्या करने में तत्पर रहती है। पर इस व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों का भी विचार होता है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक परिस्थिति आदि का प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए आप देखते हैं कि अगर हम किसी पीएचडी के टॉपिक को निर्धारित करते हैं, तो किसी भी रचना के सामाजिक पक्ष को देखते हैं, उसके राजनीतिक पक्ष को देखते हैं। अगर उसमें किसी सांप्रदायिकता की चर्चा की गई है, तो उसके आधार पर भी मूल्यांकन करते हैं। ज्यादातर हमारी जो पीएचडियां हुई हैं, उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है। आप किसी भी रचना को उठा लीजिए, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, ठीक है? उसमें हम इस तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और सांप्रदायिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करते हैं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि ये सब
व्याख्यात्मक समालोचना के अंतर्गत बहुत सी बाहरी बातों के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांप्रदायिक हो। ऐसी समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा यानी कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाए, जब आप शोध प्रविधि लिखते हैं तो वहां पर इस शब्द का प्रयोग आप करते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन किया जाएगा, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाएगा, समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया जाएगा। तो जब किसी भी रचना के केंद्र में समाज, राजनीति और सांप्रदायिकता को देखा जाता है, तो ऐसी समीक्षा को हम ऐतिहासिक समीक्षा यानी कि हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। इसका उद्देश्य यह निर्दिष्ट करना होता है कि किसी रचना का उसी प्रकार की और रचनाओं से क्या संबंध है और उसका साहित्य की चली आती हुई परंपरा में क्या स्थान है। बाह्य पद्धति के अंतर्गत ही कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतःवृत्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान भी है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना यानी कि साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक समीक्षा, मनोवैज्ञानिक समीक्षा या फिर आलोचना, सब आलोचनाएं एक दूसरे से गुथी हुई है। जब हम किसी भी रचना के केंद्र में समाज, राजनीति, सांप्रदायिकता को देखते हैं तो ऐतिहासिक, और फिर देखते हैं कि इस रचना को लिखने के पीछे रचनाकार की मन स्थिति क्या रही, उसकी अंतर्वृत्ति क्या रही। जब उसका अध्ययन करते हैं तो हम उसको मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक समीक्षा या फिर आलोचना कहते हैं। कई बार आप पीएचडी के टॉपिक्स को आप देखते हैं कि फला का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या फिर अध्ययन, तो यही है कि उसमें आप रचनाकार की मन स्थिति का भी चित्रण देखते हैं। खासतौर से जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में कविता का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो वहां पर आप मनोवैज्ञानिक आलोचना का प्रयोग कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान आदि की दृष्टि से समालोचना की और फिर कई पद्धतियां हैं और हो सकती हैं। इस प्रकार समालोचना के स्वरूप का विकास यूरोप में हुआ। यूरोप में आप देखेंगे कि आलोचना के कई प्रकारों का विकास हुआ। धीरे धीरे उसका प्रभाव हिंदी आलोचना पर भी दिखाई पड़ा। आगे चलकर आप देखेंगे कि उसमें कई विचारधाराओं का समावेश भी होता है, जिसमें आप अस्तित्ववादी दर्शन को सुने होंगे, उसका नाम सुने होंगे, खासतौर से नई कविता के संदर्भ में या फिर अज्ञेय के कुछ जो आखिरी उपन्यास थे उनके ऊपर दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे समालोचना का विकास होता है। और द्विवेदी युग में कुछ यहाँ पर आलोचक थे जिन्होंने की तमाम रचनाओं का मूल्यांकन किया, उसके ऊपर हम देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केवल निर्णयात्मक समालोचना की चाल बहुत कुछ उठ गई है। अपनी भली बुरी रुचि के अनुसार कवियों की श्रेणी बांधना, उन्हें नंबर देना अब एक बेहुदा बात समझी जाती है। अब द्विवेदी युग के समय में एक ट्रेंड चल गया था कि कौन कवि श्रेष्ठ है या फिर नंबर 1 पर है। 3-4 कवियों का नाम तुलनात्मक तरीके से रख लिया जाता था, उसमें श्रेष्ठ घोषित किया जाता था। उसमें सबसे ज्यादा जिसका नाम है वो देव कवि को लेकर तमाम आलोचनाएं लिखी गई कि देव श्रेष्ठ है कि बिहारी श्रेष्ठ है, बिहारी श्रेष्ठ है कि देव श्रेष्ठ है। आजकल भी हम पीएचडी करने जाते हैं तो तुलनात्मक तरीके से ये सिद्ध करते हैं कि वर्तमान समय में फला कवि या आलोचक सबसे श्रेष्ठ है। जबकि खासतौर से देखा जाए तो श्रेष्ठता का बोध अब कई बार घातक हो जाता है। अब जब देव और बिहारी को लेकर तुलना हो रही थी, नई कविता के दौर में अज्ञेय और मुक्तिबोध को लेकर भी तुलना की जा रही थी कि अज्ञेय श्रेष्ठ है या फिर मुक्तिबोध श्रेष्ठ है। इनको लेकर भी हुई और यही हमने भी अपने पीएचडी का टॉपिक बनाया और देखा कि इन दोनों का उद्देश्य एक ही रहा है, बस इनका रास्ता अलग अलग था। तो समकालीन होते हुए भी कई बार चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये आलोचना के माध्यम से ही हम इसको देख सकते हैं। लेकिन द्विवेदी युग के समय में ये चल गया था बात कि कौन कवि किस श्रेणी में है और कौन उसमें श्रेष्ठ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे हिंदी साहित्य में समालोचना पहले पहल केवल गुण दोष दर्शन के रूप में प्रकट हुई। लेखों के रूप में इसका सूत्रपात बाबू हरिश्चंद्र के समय में ही हुआ। लेख के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समालोचना उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी
ने अपनी आनंद कादंबनी में शुरू की। तो ये तथ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखना है कि शुरुआती दौर में जो आलोचना लिखी जा रही थी, उसके केंद्र में केवल गुण और दोष को देखना था कि ये रचना कितना सही है और कितना गलत है। इस तरीके से उसके गुण और दोष के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता था। दोनों चीजें बतलाई जाती थी और ज्यादातर लेख लिखे जा रहे थे, पुस्तकों का अभाव था। जैसे आजकल हम रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, उसी तरीके से उस जमाने में केवल लेख लिखे जाते थे। किसी एक रचना को उठा लिया जाता था और उसके बारे में उसका गुण और दोष विवेचन करते हुए लेख को पूरा कर लिया जाता था। इसका सूत्रपात, इसकी शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो गई थी, जिसमें कि एक नाम आप देख रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी, उसमें इस तरीके के लेख छपना शुरू हो चुके थे। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर नाटक की बड़ी विशद और कड़ी आलोचना, जिसमें दोषों का उद्घाटन बड़ी बारीकी से किया गया था, उक्त पत्रिका में निकाली थी। यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी आनंद कादम्बिनी में अपने समकालीन रचनाकार श्रीनिवास दास के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखा इन्होंने। तो इनके नाटक संयोगिता स्वयंवर की कड़ी आलोचना और विस्तार से आलोचना आनंद कादम्बिनी में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने प्रकाशित की थी। पर किसी ग्रंथकार के गुण अथवा दोष ही दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। भारतेंदु के समय में केवल लेख लिखे जा रहे थे, कोई पुस्तक विशुद्ध तरीके से नहीं निकाली गई थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। अगर व्यवस्थित रूप से आलोचनात्मक पुस्तक के रूप में कोई पुस्तक प्रकाशित होती है तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना नाम से एक पुस्तक प्रकाशित होती है। इसमें लाला सीताराम बीए का अनुवाद किए हुए नाटकों के भाषा तथा भाव संबंधी दोष बड़े विस्तार से दिखाए गए। तो हमें ध्यान में रखना है कि हिंदी कालिदास की आलोचना पुस्तक किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आगे आप देखेंगे कि कालिदास पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक से अधिक आलोचनात्मक किताबें लिखी हुई हैं। इनकी आलोचना में कालिदास काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं। तो यहाँ पर एक रचना तो ध्यान में रखिए ही। आगे उन्होंने बताया कि लाला सीताराम जो अनुवाद किए हुए थे, लाला सीताराम के बारे में भी हम पहले बातचीत कर चुके हैं। उनके अनुवादों में जो गड़बड़ियां थी, चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी व्याकरण को काफी ध्यान में रखते थे, तो उन्होंने उन गड़बड़ियों को भी सामने रखने का प्रयास किया। यह अनुवादों की समालोचना थी, अतः भाषा की त्रुटियों और मूल भाव के विपर्य आदि के आगे जा ही नहीं सकती थी। दूसरी बात है कि इसमें दोषों का ही उल्लेख हो सका, गुण नहीं ढूंढे गए। और आप देखेंगे कि अनायास ही आलोचना को हम निंदा के अर्थ में नहीं लेते हैं। जब आलोचना की शुरुआत हुई तो गुण की अपेक्षा दोष पर ही ज्यादा जोर दिया जाने लगा और आलोचना भी धीरे धीरे अपने अर्थ को खोने लगी। बार बार ये बतलाया जाता है कि आलोचना का मतलब कि किसी भी रचना या रचनाकार या व्यक्ति के गुण और दोषों दोनों का जब हम मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं दोनों को, तभी वो आलोचना कहलाती है। लेकिन आज देखेंगे कि धीरे धीरे आलोचना शब्द का अर्थ संकोच हो गया है और उसको एक खास निगेटिव अर्थ में लिया जाता है। किसी की निंदा करना या फिर बुराई करना आलोचना कही जाती है। तो ये आप देख रहे हैं कि अनायास आज की बात नहीं है, बल्कि पहले से ही आप देख रहे हैं कि दोषों का ही उल्लेख किया जाता था, गुण नहीं ढूंढे जाते थे आलोचना के नाम पर। इसके उपरांत द्विवेदी जी ने कुछ संस्कृत कवियों को लेकर दूसरे ढंग की अर्थात विशेषता परिचायक समीक्षाएं भी निकाली। इस प्रकार की पुस्तकों में विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा मुख्य है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हमने नैषध चरित चर्चा के बारे में आप सभी से बातचीत की थी। इसको लेकर एक खास साहित्यकार काफी आग बबूला हो गए थे। आपके दिमाग में आ गया होगा कि फिर वो लगातार आलोचनात्मक किताबें लिखना शुरू किए थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी से उनका 36 का आंकड़ा भी चलता था और हमेशा मतलब टसल वहां पर चलती थी। तो इन दोनों किताबों को भी आपको ध्यान में रखना है, विक्रमांक देवचरित चर्चा और नैषध चरित चर्चा। इनमें कुछ तो पंडित मंडली में प्रचलित रूढ़ के अनुसार चुने हुए श्लोकों की खूबियों पर साधुवाद है, जैसे क्या उत्तम उत्प्रेक्षा है, और कुछ भिन्न भिन्न विद्वानों के मतों का संग्रह। इस प्रकार की पुस्तकों से संस्कृत न जानने वाले
हिंदी पाठकों को दो तरह की जानकारी हासिल होती है। संस्कृत के किसी कवि की कविता किस ढंग की है और वह पंडितों और विद्वानों के बीच कैसी समझी जाती है। द्विवेदी जी की तीसरी पुस्तक कालिदास की निरंकुशता, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास को केंद्र में रखते हुए कई आलोचनात्मक किताबें लिखी हुई हैं, जिसमें आपने देखा कि कालिदास की निरंकुशता नाम से भी एक पुस्तक है और ये तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसको जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं। तो इनकी तीसरी पुस्तक थी, पहले हिंदी कालिदास की आलोचना, फिर विक्रमांक देवचरित, ठीक है, इसके बाद कालिदास की निरंकुशता। इस पुस्तक में भाषा और व्याकरण के व्यतिक्रम इकट्ठे किए गए, जिन्हें संस्कृत के विद्वान लोग कालिदास की कविता में बताया करते हैं। यह पुस्तक हिंदी वालों के क्या, संस्कृत वालों के फायदे के लिए लिखी गई। यह ठीक ठीक नहीं समझ पड़ता। जो हो, इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। ये देखिए नीचे की जो पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस तरीके से यहाँ पर एक व्यंग भी कस रहे हैं कि ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की शुरुआती दौर में आलोचनात्मक पुस्तकें थी, इन पुस्तकों से देखने से यही लगता है कि एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को कुछ परिचित कराने के प्रयत्न के रूप में समझना चाहिए। इसको स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं समझना चाहिए। आप लोग मोहल्ले में रहते होंगे तो एक मोहल्ले की बात दूसरे मोहल्ले में बहुत तेजी से आग की तरह फैलती है कि फला मोहल्ले में ये हो गया, ढका मोहल्ले में ये हो गया। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, कई बार हमने पढ़ा है, बातों का संग्रह। एक शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी योगीन निबंधकारों, खासतौर से महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में ये बात कही हुई है और ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। तो अभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से द्विवेदी युग में समालोचना का विकास होना चाहिए था, अभी उसमें कमी दिखलाई पड़ रही है। आगे और देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यद्यपि द्विवेदी जी ने हिंदी के बड़े बड़े कवियों को लेकर गंभीर साहित्य समीक्षा का स्थायी साहित्य नहीं प्रस्तुत किया, पर नई निकली पुस्तकों की भाषा आदि की खरी आलोचना करके हिंदी साहित्य का बड़ा भारी उपकार किया। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। उसके प्रभाव से लेखक सावधान हो गए और जिनमें भाषा की समझ और योग्यता थी, उन्होंने अपना सुधार किया। ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का सबसे बड़ा योगदान। आलोचनात्मक रूप से भले कोई व्यवस्थित पुस्तक उन्होंने नहीं निकाली होगी, लेकिन भाषा के दृष्टिकोण से उन्होंने काफी अच्छा काम किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इससे बहुत खुश भी होते हैं और वो लिखते हैं कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा चारों ओर दिखलाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती, उसमें विकास ही होता। लेकिन द्विवेदी जी थे कि उसको उन्होंने स्टॉप लगाया, उसको रोका। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगर आप क्वेश्चन बैंक रखे होंगे तो ये सवाल आया हुआ है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आया हुआ है। तो इसको आप अपने कॉपी में टिक भी कर सकते हैं या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे लिखते हैं कि कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद तैयार करने के पहले मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नामक समालोचनात्मक ग्रंथ निकाला था, जिसमें सबसे बढ़कर नई बात यह थी कि देव हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। जैसा कि मैं अभी पहले ही चर्चा कर रहा था कि द्विवेदी युग में कुछ पुस्तकें निकाली गई जिसमें कि श्रेष्ठता को केंद्र में रखा गया था, कौन कवि बड़ा है, कौन कवि छोटा है। तो इसी समय मिश्र बंधु विनोद की चर्चा, हम जब इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो इतिहास लेखन के दौरान ही इसको पढ़ लेते हैं कि मिश्र बंधु विनोद का जो भी प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, कितने भागों में बटी हुई है, ठीक है, और मिश्र बंधु कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को क्या उपाधि दी हुई है या फिर इसका नाम दिया है, कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह। अभी इतिहास नहीं इन्होंने कहा, इसको इतिवृत्त संग्रह, केवल कलेक्शन कहा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें लगभग 5000 कवियों का संकलन किया गया है, तो इसको कवियों का बड़ा भारी इतिवृत्त संग्रह के नाम से संबोधित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और लिखा है कि जब हिंदी नवरत्न नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की
मिश्र बंधुओं ने, तो उसमें बस नई बात क्या थी कि उन्होंने सिद्ध किया कि देव सबसे बड़े कवि हैं। हिंदी के सबसे बड़े कवि कौन है? देव है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ये यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी के सबसे बड़े कवि के रूप में किसको देखा है? तो वो है देव। और हिंदी नवरत्न को लेकर हमने पहले भी चर्चा की हुई है, और नौ कवि कौन-कौन से हैं वो भी आप जरूर ध्यान में रखिए। आदिकाल से सबसे पहला जो नाम है वो चंद बरदाई का है, ठीक है? इसके बाद आप भक्ति काल में सीधे-सीधे जाएँगे। हालाँकि इनका क्रम मैं सही नहीं बता रहा हूँ, अलग-अलग ढंग से क्रम है, ठीक है ना? और अगर भक्ति काल में आप देखेंगे तो कबीर को रखा गया है, सूर को रखा गया है, फिर तुलसी को रखा गया है, जायसी को नहीं रखा गया है। यही सवाल पूछा जाता है कई बार कि कौन है इसमें? फिर देव हैं, बिहारी हैं, मतीराम, भूषण बंधु वहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद हरिश्चंद्र का भी नाम है। तो कुल मिलाकर 9 कवियों का संकलन है हिंदी नवरत्न, इसलिए इसका नाम भी दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कई बार हिंदी नवरत्न के प्रकाशन को लेकर सवाल आ जाते हैं, और उसमें शामिल कौन-कौन से कवि हैं, उनसे भी सवाल आ जाते हैं। और जो एक और सवाल आ सकता है वो है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी के सबसे बड़े कवि के तौर पर किसको देखा है? देव को। अब यहाँ से विवाद शुरू हो जाता है, फिर श्रेष्ठता को लेकर अलग-अलग किताबें आने लगती हैं। हिंदी के पुराने कवियों को समालोचना के लिए सामने लाकर मिश्र बंधुओं ने बेशक जरूरी काम किया। उनकी बातें समालोचना कही जा सकती हैं या नहीं, यह दूसरी बात है। रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है कि हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता की समालोचना के लिए यह धारणा कितनी आवश्यक है, कहने की जरूरत नहीं। इसके अतिरिक्त उच्च कोटि की आधुनिक शैली की समालोचना के लिए विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेक्षण, बुद्धि और मर्मग्राही प्रज्ञा अपेक्षित है। कारो कृत ही न माने, ऐसे ऐसे वाक्यों को लेकर यह राय जाहिर करना कि तुलसी कभी राम की निंदा नहीं करते, पर सूर ने 2-4 स्थानों पर कृष्ण के कामों की निंदा भी की है। साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाएगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समालोचना का विकास किस तरीके से चाहे वो रीतिकाल में आप देखें तो रीतिकाल में संस्कृत काव्य शास्त्र का थोड़ा बहुत रूप दिखलाई पड़ना शुरू होता है, जो बीच में गैप आ गया था। धीरे-धीरे रस, अलंकार, छंद, नायिका भेद इत्यादि को लेकर लक्षण ग्रंथ लिखे जा रहे थे। तो उसी की तरफ संकेत करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि रीतिकाल के भीतर यह सूचित किया जा चुका है, यानी बताया जा चुका है कि हिंदी में, ये कथन आप ध्यान में रखिए, हिंदी में साहित्य शास्त्र का वैसा निरूपण नहीं हुआ जैसा संस्कृत में हुआ। हिंदी के रीति ग्रंथों के अभ्यास से लक्षणा, व्यंजना, रस आदि के वास्तविक स्वरूप की सम्यक धारणा नहीं हो सकती। कविता के लिए क्या-क्या जरूरी है, यहाँ पर बतलाया गया कि विस्तृत समालोचना, कविता की आलोचना करने के लिए जरूरी क्या-क्या चीजें हैं? विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म अन्वेक्षण, बुद्धि और मर्मग्राही प्रज्ञा। ये सभी चीजें जरूरी हैं। 3 चीजों को जरूर आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि आधुनिक शैली की समालोचना के लिए जरूरी है। ये नहीं कि तुलसीदास जो है वो राम की कभी निंदा नहीं किए, सूर ने 2-3 जगह पर कृष्ण की निंदा की हुई है। आप केवल निंदा और बड़ाई, इन्हों को ध्यान में रखते हुए केवल आलोचना नहीं करनी है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि साहित्य मर्मज्ञों के निकट क्या समझा जाए, निंदा समझी जाए या फिर प्रशंसा समझी जाए, ये सारी चीजें। आगे लिखते हैं कि सूरदास प्रभुवे अति खोटे, कारो कृत न माने। ऐसे-ऐसे वाक्यों पर साहित्यिक दृष्टि से जो थोड़ा भी ध्यान देगा, वह जान लेगा कि कृष्ण न तो वास्तव में छोटे कहे गए हैं, न काले कलुट कृतघ्न। पहला वाक्य सखी की विनोद या परिहास की उक्ति है, सरासर गाली नहीं है। सखी का यह विनोद हर्ष का ही एक स्वरूप है, जो उस सखी का राधा कृष्ण के प्रति रति भाव व्यंजित करता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य विरहाकुल गोपी का वचन है, जिससे कुछ विनोद मिश्रित अमर व्यंजित होता है। यह अमर या विप्रलंब श्रृंगार में रति भाव का ही व्यंजक है। आप ध्यान रखेंगे कि व्याकरण के दृष्टिकोण से अमर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? तो ये किसका विलोम है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर बतलाया गया कि यह विप्रलंब श्रृंगार यानी कि वियोग श्रृंगार में रति भाव का ही एक व्यंजक रूप है। इसी प्रकार कुछ दैन्य भाव की उक्तियों को लेकर तुलसीदास जी खुशामद
कहे गए। देव को बिहारी से बड़ा सिद्ध करने के लिए बिहारी में बिना दोष के दोष ढूंढे गए। संक्रोन को संक्रांति का संक्रमण तक ध्यान कैसे जाता था? अपभ्रंश समझ आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा हुआ शब्द माना है। रोज शब्द रुलाई के अर्थ में कबीर, जैसी आदि पुराने कवियों में न जाने कितनी जगह आया है और आगरे आदि के आसपास अब तक बोला जाता है, पर वह अभी रोजा समझा गया। इसी प्रकार की बेसिर पैर की बातों से पुस्तक भरी है। कवियों की विशेषताओं के मार्मिक निरूपण की आशा में जो इसे खोलेगा वह निराश ही होगा। तो यानी कि हिंदी नवरत्न के बारे में चर्चा की गई है कि कैसे देव को श्रेष्ठ करने के लिए तमाम कवियों को दोष उनमें खोजते हुए छोटा करने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर यही बात है। आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि मिश्र बंधुओं के बाद इसके उपरांत पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी पर एक अच्छी आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। जब यह विवाद शुरू हो गया कि देव श्रेष्ठ हैं और बिहारी के को छोटा करने के लिए, उनको कमतर आंकने के लिए छोटे-छोटे शब्दों का, जैसे संक्रोन शब्द का प्रयोग करते हुए कि इन्होंने इस शब्द का प्रयोग कर दिया है, इस टाइप से, तो फिर बिहारी के समर्थक भी सामने आते हैं और उसमें जो सबसे पहला नाम है वो है पंडित पदम सिंह शर्मा। इन्होंने एक आलोचनात्मक पुस्तक निकाली। इसमें उस साहित्य परंपरा का बहुत अच्छा उद्घाटन है जिसके अनुकरण पर बिहारी ने अपनी प्रसिद्ध सतसई की रचना की थी। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कवि बिहारी ने अपनी सतसई की रचना किनको आधार करके लिखी हुई थी? तो इसमें आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती दोनों का नाम लिया जाता है। ठीक है, तो सप्तशती जो कि तत्सम है, इसी का तद्भव रूप हो गया सतसई। ठीक है, तो वहीं से बिहारी ने आधार बनाया हुआ था। तो बिहारी की पुस्तक सतसई का मूल्यांकन पदम सिंह शर्मा ने किया। आर्या सप्तशती और गाथा सप्तशती के बहुत से पद्यों के साथ बिहारी के दोहों का पूरा मेल दिखाकर शर्मा जी ने बड़ी विद्वत्ता के साथ एक चली आती हुई साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी को रखकर दिखाया। यानी कि बिहारी को परंपरा से जोड़कर दिखलाने का प्रयास पदम सिंह शर्मा ने किया हुआ है। किसी चली आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन भी साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य है। इसीलिए जब आप चाहे रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे, रामविलास शर्मा को पढ़ेंगे, रामविलास शर्मा की तो एक पुस्तक का नाम ही है परंपरा का मूल्यांकन। पुस्तक का नाम आपने सुना होगा। और इसी तरीके से मुक्तिबोध ने सभ्यता की समीक्षा पर जोर दिया हुआ है। तो कहीं न कहीं अगर आप आलोचना कर रहे हैं तो आपको अपने इतिहास, अपनी परंपरा, संस्कृति इत्यादि की भी जानकारी होनी चाहिए और पदम सिंह शर्मा ने वही काम किया कि बिहारी को परंपरा से जोड़कर दिखलाया। और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल काफ़ी खुश हैं कि जो भी आलोचक है, वो चलती आती हुई साहित्यिक परंपरा का उद्घाटन करता है, तो ये साहित्य समीक्षक का एक भारी कर्तव्य माना जाता है। हिंदी के दूसरे कवियों के मिलते-जुलते पद्यों की बिहारी की दोहों के साथ तुलना करके शर्मा जी ने तार्मिक तारतमिक तारतमिक आलोचना का शौक पैदा किया और इसी को हम आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना के रूप में भी देखेंगे कि क्रमवार तरीके से उसका मूल्यांकन करना। इस पुस्तक में शर्मा जी ने उन आक्षेपों का भी बहुत कुछ परिहार किया जो देव को ऊंचा सिद्ध करने के लिए बिहारी पर किए गए थे। हो सकता है शर्मा जी ने बहुत से स्थलों पर बिहारी का पक्षपात किया, पर उन्होंने जो कुछ किया वह एक अनूठे ढंग से किया है। उनके पक्षपात का भी साहित्यिक मूल्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का खुद झुकाव बिहारी के तरफ है और शर्मा जी से वो थोड़ा सा सहमत भी होते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा बहुत पक्ष लिया है तो उसके पीछे कोई न कोई मूल्य होगा, उसके पीछे कोई न कोई तर्क होगा। ऐसे ही कोई इसका पक्ष नहीं लेता है। हालांकि जब हम सैद्धांतिक रूप से आलोचना की विशेषताओं में देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आलोचक को क्या होना चाहिए? तटस्थ होना चाहिए। वो किसी की तरफ उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आलोचक आखिरकार मनुष्य होता है, वो किसी न किसी तरफ थोड़ा-सा झुक जाता है। आगे हम और बात करते हैं। लिखा गया कि यहाँ पर यह सूचित कर देना आवश्यक है कि शर्मा जी की यह समीक्षा भी रूढ़िगत यानी कन्वेंशनल है। दूसरे श्रृंगारी कवियों से अलग करने वाली बिहारी की विशेषताओं के अन्वेषण और अंतःप्रवृत्तियों के उद्घाटन का जो आधुनिक समालोचना का प्रधान लक्ष्य समझा जाता है, प्रयत्न इसमें नहीं हुआ।
यानी आधुनिक समालोचना के प्रतिमानों पर भी पदम सिंह शर्मा की आलोचना नहीं आ पाती है, उसमें वो प्रयास नहीं दिखलाई पड़ता है। यह खटकने वाली बात है, बिना जरूरत के जगह जगह चुहलबाजी और शाबाशी का महफिली तर्ज है। ये देखिए बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके पहले भी चुहलबाजी शब्द का प्रयोग वो कर चुके हैं, और उनका ये कहना है कि बिना जरूरत के हर जगह किसी का मजाक उड़ाना या फिर किसी की प्रशंसा कर देना भी एक महफिली तर्ज पे है। ऐसा लगता है कि कोई किसी के दरबार में बैठा हुआ है। शर्मा जी की पुस्तक से दो बातें हुई। एक तो देव बड़े की बिहारी, यह भद्दा झगड़ा सामने आया। दूसरे, तुलनात्मक समालोचना के पीछे लोग बेतरह पड़े। यानी कि जब पदम सिंह शर्मा ने बिहारी की पुस्तक लिखकर ये एक चीज यहाँ पर कर दिया कि देव बड़े की बिहारी, ये विवाद और तेजी से आगे बढ़ा और फिर तुलनात्मक समालोचना का भी एक दौर शुरू हो गया। लोग दो दो कवियों को लेकर, तीन तीन कवियों को लेकर उसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया कि इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है। देव और बिहारी के झगड़े को लेकर पहली पुस्तक पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र बीए एलएलबी की मैदान में आई। इस पुस्तक में बड़ी शिष्टता, सभ्यता और मार्मिकता के साथ दोनों बड़े कवियों के भिन्न भिन्न रचनाओं का मिलान किया गया है। इसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत कुछ साहित्यिक विवेचन के साथ कही गई हैं, नवरत्न की तरह यूं ही नहीं कही गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक नए आलोचक का नाम आप सुन रहे हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र। ठीक है, देव और बिहारी का जब विवाद शुरू हुआ तो सबसे पहले जो पुस्तक लेकर आए देव और बिहारी नाम से कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि जब मिश्र बंधुओं के नामों को लेकर चर्चा की जाती है कि इनमें से कौन मिश्र बंधु नहीं है, तो उसमें से यही एक कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम आ जाता है। ठीक है, और आंसर भी यही होता है कि ये नहीं है उसमें। ठीक, और तो कहां से आ जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र का भी जो आलोचना में तुलनात्मक जो पुस्तक है वो हिंदी नवरत्न से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ किया, लेकिन यहाँ पर उन्हीं के जवाब में लिखते हुए देव और बिहारी नाम से कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी हुई है। इसीलिए सवाल भी बन जाता है। न जाने हिंदी में कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि ऐसा लगता है कि ऊपर से ही निर्मित करके भेजे जाते हैं कि इस तरीके के सवाल बन सकते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन कौन है वो आपके दिमाग में नाम आ गया होगा, उसमें से कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं। यह पुरानी परिपाटी की साहित्य समीक्षा के भीतर अच्छा स्थान पाने योग्य है। मिश्र बंधुओं की अपेक्षा कृष्ण बिहारी जो साहित्यिक आलोचना के कहीं अधिक अधिकारी कहे जा सकते हैं। देव और बिहारी के उत्तर में लाला भगवान दिन ने बिहारी और देव नाम की पुस्तक निकाली, जिसमें उन्होंने मिश्र बंधुओं के भद्दे आक्षेपों का उचित शब्दों में जवाब देकर कृष्ण बिहारी जी की बातों पर भी पूरा विचार किया है। अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए। एक आप देखेंगे यहाँ पर जो श्रृंखला बन रही है। पहले मिश्र बंधुओं ने देव को श्रेष्ठ किया और हिंदी नवरत्न नाम से पुस्तक लिखी। ठीक है, इस चीज को आप समझिए। फिर आ गए उसमें कृष्ण बिहारी मिश्र आ गए। ठीक, और उन्होंने पुस्तक लिखी देव और बिहारी करके। फिर इनके जवाब में लाला भगवान दिन आ गए और उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो लिखी बिहारी और देव। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आप चीज देख रहे हैं कि इन लोगों ने तो लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कि उलट पुलट करके केवल यहाँ पर शीर्षक दिए गए। अब इसमें से अगर आप सही बता देंगे तो आपको जो भी उचित अंक है वो मिल जाएगा। अगर गलत कर दिए तो फिर आप परीक्षा में पीछे हो गए। तो आप कोई ना कोई ट्रिक जरूर बना लीजिए कि देव और बिहारी किसकी पुस्तक है, कृष्ण बिहारी की, और बिहारी और देव किसकी पुस्तक है, लाला भगवान दिन की। और हिंदी नवरत्न तो आप जानते ही जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये जो भद्दा झगड़ा शुरू हुआ ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। ये दो तीन किताबें जरूर बैक टू बैक प्रकाशित होती हैं, लेकिन फिर लोग इधर आकर्षित नहीं हुए। अब तुलनात्मक आलोचना की बात लीजिए, उसकी ओर लोगों का कुछ आकर्षण देखते ही बहुतों ने तुलना को ही समालोचना का चरम लक्ष्य समझ लिया और पत्रिकाओं में इधर उधर भी लगे भिन्न भिन्न कवियों के पद्यों को लेकर मिलान करने लगे। यहाँ तक कि जिन दो पद्यों में वास्तव में कोई भाव साम्य नहीं, उसमें भी बादरायण संबंध स्थापित करके लोग इस तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। कौन कहता है कि केवल हरिशंकर परसाई ही व्यंग लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना में व्यंग का
समावेश किया हुआ है। और आप देख रहे हैं शब्दों का ध्यान दीजिए कि बादरायण संबंध स्थापित करके लोग तुलनात्मक समालोचना के मैदान में उतरने का शौक जाहिर करने लगे। इसका असर कुछ समालोचकों पर भी पड़ा। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी ने मतिराम ग्रंथावली निकाली। उसकी भूमिका का आवश्यकता से अधिक अंश उन्होंने तुलनात्मक आलोचना को ही अर्पित कर दिया और बातों के लिए बहुत कम जगह रखी। तो मतिराम ग्रंथावली भी आप जरूर ध्यान रखिए कि इसके संपादक कौन है, वो कृष्ण बिहारी मिश्र। द्वितीय उत्थान के भीतर समालोचना की यद्यपि बहुत कुछ उन्नति हुई, उसका स्वरूप प्राय रूढ़िगत यानी कन्वेंशनल ही रहा। कवियों की विशेषताओं का अन्वेषण और उनकी अंतः प्रकृति की छानबीन करने वाली उच्च कोटि की समालोचना का प्रारंभ तृतीय उत्थान में जाकर हुआ है। अब तृतीय उत्थान की जब भी बात की जाएगी तो खुद उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुख्य रूप से आलोचक के रूप में दिखलाई पड़ेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के बाद अब द्विवेदी युग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, अगर हम गद्य के दृष्टिकोण से देखें और विधाओं के दृष्टिकोण से देखें तो। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट्स आमंत्रित रहेंगे कि आज के वीडियो लेक्चर में आपने द्विवेदी आलोचना को, हिंदी आलोचना को आप कैसे समझे, कौन-कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि आपके क्लियर हुए हैं। आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।